सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। कोरोना का कहर जारी है और लॉकडाउन 3 अपने अंतिम चरण में है। इस दौरान कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव प्रयास कर रही हैं। केंद्र की तरफ से समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इस दौरान मजदूरों का पलायन भी जारी है। पलायन और मजदूरों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन से पहले सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश अवस्थी ने ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए नोएडा से लखनऊ तक पैदल यात्रा कर रहे मजदूरों से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जिंदगी इस तरह सफाक हो जाएगी क्या? भूख ही मजदूर की खुराक हो जाएगी क्या? चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला चल। इन दिनों सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की कई चिंताजनक तस्वीरें आ रही हैं। उन मजदूरों की जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। नोएडा से लेकर लखनऊ तक के एक्सप्रेसवे पर जहां तक नजर जाती है, पैदल यात्रा पर मजबूर मजदूर ही मजदूर दिखाई पड़ते हैं। बुनियादी सुविधाएं तो दूर, उनको पीने का पानी तक नसीब नहीं होता। पीने की क्या व्यवस्था होती है आप लोग? पीने के लिए सब रूम से ले आया था, थोड़ा बहुत वही खाते पीते हैं। जो भी रूम से ले आया था, थोड़ा बहुत वही खा पीते आते हैं। कुछ भी नहीं मिलता। तो रास्ते में कुछ नहीं मिलता है? नहीं मिलता है सर, कुछ भी नहीं। कोई देते नहीं कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं। पानी तक नहीं मिलता है। पानी तक नहीं मिलता है। पानी आने के तो भी नहीं दिया। किससे मांगेगा आप? पानी के लिए किससे मांगा आपने? और उसमें रूम है ना, तो उसी का पास दिया था। गाँव का पास तो नहीं दिया पानी। 2 महीने से मजदूरों को घर जाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मजदूरों के दलों में शायद ही कोई खुशनसीब टोली होगी जिनको घर जाने के लिए साधन मिल रहे हों। मजदूर 3 दिन से चल रहे हैं, उन्हें अभी और चलना है। वो हफ्ते भर बाद भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। कितना टाइम लगेगा आपको जाने में वहाँ तक? और भी कम से कम 3 दिन लगेगा। 3 दिन लगेगा। तो करते क्या था सिलाई का? तो अभी तक लॉकडाउन में फंसे हुए थे। 1.5 महीना हो गया था। 1.5 महीने पहले अब नहीं खाने पीने का रहा, तो सोचे घर से पैसे मंगाए 2-3 हजार रुपए। इस दल से मिलिए। ये सभी राजस्थान से अपने गांव की ओर पैदल ही निकल पड़े। कई दिन हो चुके हैं चलते चलते। इनको सुदूर महाराजगंज और आसपास के जिलों तक का सफर तय करना है। जाहिर है कि मंजिल अभी बहुत दूर है। खाना आना की व्यवस्था करते हैं, खाना लेके आए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? पाली जिला से। जी? पाली जिला से, अजमेर से। अजमेर से आ रहे हैं? पाली जिला से और राजस्थान से। राजस्थान से आ रहे हैं? अच्छा, कब चले थे वहाँ से? हो गया हम लोग 3 दिन था। 3 दिन हो गया। रास्ते में कोई खाना पीना कुछ मिला कि नहीं मिला आपको? मिला सर, 2 जगह मिला। 2 जगह मिला। तो जब 3 दिन तो हो गया, और जाना कहाँ है? गोरखपुर जिला है? महाराजगंज जिला। 12 दिन चला जाना है। तो कब तक पहुँचोगे पैदल चलते हुए? तो क्या करा सर, तो गाड़ी वाले रोक नहीं रहे? क्या बोल रहे हैं गाड़ी वाले? कुछ नहीं बोल रहे सर। स्थानीय स्तर पर कई लोग सामने आ रहे हैं और इन बेबस मजदूरों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बिहार और दूसरे प्रदेशों को जाने वाले लोगों को खाना और कुछ जरूरी सामान दिया। कई लोग ऐसे भी हैं जो 1 हफ्ते से चल रहे हैं और उनको मिलने वाली मदद किसी बड़ी राहत से कम नहीं। खाने में है गट्टा, पीस, नमकीन है, बिस्कुट है। आज कितने लोग निकले होंगे? आज निकले हो करीब 10,000 लोग। 10,000 लोग। से तो कम। 10,000 में पैदल कितने हैं, साइकिल से कितने, मोटरसाइकिल से कितने? पैदल होंगे करीब में 1000 गांठ, तो पैदल साइकिल से निकलते हैं। दोनों मिला के। और बाकी लोग कोई ट्रक के ऊपर लटका है, कहीं कहीं लटका है, ऐसे निकलते हैं। ज्यादातर लोग कहाँ जाने वाले होते हैं? ज्यादातर जाने बिहार के होते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? ये लोग तो बिहार जा रहे हैं। आए कहाँ से? सोनापट्टी। किससे आ रहे थे? पैदल आ रहे थे या पैदल? थोड़ा पैदल सारा के पास उतर रहा, थोड़ा गाँव के। तो कब तक पहुँचोगे बिहार?
कितना दिन हुआ चलते हुए? कितना दिन हुआ चलते हुए? मेरा हो गया 600 दिन। लॉकडाउन में हर मजदूर को घर पहुंचने की जल्दी है। सरकार की अपील है कि जो जहां है वहीं रहे, अपनी जगह रहे। लेकिन सच का एक पहलू ये भी है कि इन अपीलों से अनजान मजदूर अपनी मंजिल के लिए जैसे निकले थे उससे बुरी हालत में आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन के स्तर पर भी उनको रोक टोक से ज्यादा मदद पहुंचाने की कोशिश हो तो ये कोरोना काल में एक बहुत बड़ी मानवीय मदद होगी। शायर राहुल भास्करे ने ठीक ही कहा, पसीना डालकर ख्वाबों को उगाता हूँ, ख्वाब पूरे नहीं होते और जाग जाता हूँ। मुझसे भूख भी डर जाती है जब मैं पानी को खाता हूँ। था गरूर तुझे बहुत लंबी होने का, ये सड़क मेरे देश के गरीबों ने तुझे ऐसे ही नाप दिया। रमेश अवस्थी के साथ सहारा न्यूज़ ब्यूरो, नोएडा। तो मजदूरों के दर्द को कविता के सुर में ज्यादा बारीकी से समझा जा सकता है, सुना जाए। किसी लेखक की आज के हालात पर, प्रवासी मजदूरों पर, उनकी मजबूरी पर ये लाइनें ठीक ही बैठती हैं जिसमें उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने मजदूरों की मजबूरी का वर्णन करते हुए मजदूर पर लिखा। जो दिन में कमाता हूं वही शाम को खाता हूं, मिट्टी को पहनता हूं, धूप से नहाता हूं, थक जाने के बाद भी थका नहीं बताता हूं, चूल्हे से ज्यादा खुद को जलाता हूं, कोई मेरे पास नहीं आता, भूत नहीं भूख से डरता हूं, मुझसे भूख भी डर जाती है जब मैं पानी को खाता हूं। कल वक्त बदलेगा यही गुनगुनाता हूं, खैर छोड़ो अपनी नज्म सुन, मैं भी कपकपाता हूं। मैं कौन हूं? इंसान नहीं, मैं तो मजदूर कहलाता हूं, मैं तो मजदूर कहलाता हूं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर श्री रमेश अवस्थी। रमेश जी, आपने इन मजदूरों का जो हाल है वो करीबी से जाना है, इनसे कई सवाल पूछे हैं जो रिपोर्ट हमने देखी है। कितने मजबूर ये मजदूर हैं? देखिए पूजा, अभी आपने जो रिपोर्ट देखी होगी, मैं नोएडा से जब मैं लखनऊ गया तो मैंने भी जो इन लोगों के हालात देखे वो निश्चित रूप से बड़े पीड़ादायक थे। कई मजदूर आ रहे थे, कोई धौलपुर से आ रहा था, कोई नोएडा, कोई गुड़गांव से आ रहा था, पैदल चल रहे थे लोग, को पानी नहीं मिल रहा था। मजदूरों से हमने बातचीत की, कुछ लोग ट्रकों पे भर के जा रहे थे। तो मैं सबसे बड़ा जो मुझे सोचनी बात लगी, जो मुझे पीड़ादायक बात लगी, वो है कि तमाम ऐसे संगठन हैं, ट्रस्ट हैं, एनजीओज हैं, समाज सेवी लोग हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे, कोई ऐसी संस्था मुझे नोएडा से लेकर लखनऊ तक नहीं दिखी जो इन गरीब मजदूरों के लिए खाना, पानी और तमाम चीजें उपलब्ध कराती। तमाम लोग कोविड-19 में प्रधानमंत्री कोष में, मुख्यमंत्री कोष में फंड दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो लोग इन मजदूरों को ग्राउंड लेवल पर आके इनकी मदद करें, उनको खाना दें, इनको पानी दें, इनकी पीड़ा को सुने। तो ऐसी स्थिति में जब ये पूरा जो नज़ारा था वो निश्चित रूप से काफी विवश नज़ारा था, काफी पीड़ादायक नज़ारा था। महिलाएं थीं, बच्चे थे जो पैदल जा रहे थे और भूख से और पानी को नसीब नहीं हो रहा था। मैंने कई लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ये बात स्वीकार की कि कहीं कहीं मुझे पुलिस वालों ने कुछ भोजन दिया है। एक तिरबा की जगह एक स्वयंसेवी संगठन के एक व्यक्ति सिर्फ मुझे मिले जो पानी और खाना मुहैया कराकर, लेकिन जब उन दसियों हजार लोग किसी एक रोड पर निकलेंगे, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, तमाम ऐसे, तो कैसे इसी व्यवस्था की जाए? प्रशासन की तमाम अपीलों के बाद भी, शासन की तमाम अपीलों के बाद भी मजदूरों का पलायन नहीं रुक रहा है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज को समझा है, उन्होंने भी ये पीड़ा जानी है मजदूरों की कि वो क्यों नहीं कर रहे। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इन मजदूरों की समस्या का निराकरण करने के लिए कोई ठोस उपाय आज घोषणा करने वाले हैं ताकि इस प्रवासी मजदूरों की समस्या का समाधान हो सके। पूजा जी, रमेश जी, लेकिन यहाँ पर कारण क्या निकल कर आ रहा है कि ये लोग खुद ही निकल पड़े हैं?
कुछ लोग हम देख रहे हैं कि तपती हुई धूप में निकल पड़े हैं, अपने परिवार को लेकर साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, रात के अंधेरे में निकल रहे हैं। इन्होंने बस अपने मन में एक बात ठान ली है कि इन्हें अपने प्रवास लौटना है, अपने गांव लौटना है। हालांकि हर संभव प्रयास हम सरकार का भी देख रहे हैं कि वो रोजाना कितनी ट्रेनें चला रही है, कितने श्रमिक अपने गांव पहुंच रहे हैं। क्या इन लोगों को सरकार पर विश्वास नहीं है? क्यों यहाँ पर विश्वास नहीं दिख पा रहा? क्या कारण है कि ये लोग खुद ही निकल पा रहे हैं? पूजा, जो मैंने बात की, मजदूरों से बात की, तो सबसे पहले तो मजदूरों को लग रहा था कि लॉकडाउन का जो प्रथम चरण है वो खुल जाएगा और वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे उनको रोजगार मिल जाएगा। जैसे ही दोबारा लॉकडाउन चालू हुआ उसके बाद भी जब नहीं खुला, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे, जिन फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, जहाँ ये लोग काम कर रहे थे, उन फैक्ट्री के लोगों ने उनको तनख्वाह देना तो दूर, उनको भोजन देना भी बंद कर दिया। जब उनको भोजन देना भी बंद हो गया तो उनकी मजबूरी आ गई, आखिर में वो कैसे रहे। इससे उन्होंने समझा कि इससे बढ़िया है कि वो किसी भी तरह अपने मंजिल पे पहुंचे, अपने गांव पहुंचे, और वहां पे कम से कम रोजी रोटी का उनको सहारा मिलेगा, कम से कम रोटी और रोजी तो मिल ही जाएगी। इसलिए उनको ऐसा लगा कि ये ट्रेन और बस की जो बात सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि अभी इसमें देर है। जैसा कि मुंबई की घटना से उनको पता लगा कि ट्रेन की बात हो रही थी और वहां पे ट्रेन नहीं आई, और ये सब चीजें एक अफरा तफरी का माहौल रहा। तो मजदूरों को कहीं न कहीं अविश्वास की भावना थी कि वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, कहीं न कहीं उनको पूरी तरीके से विश्वास नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब उनका जाना घर ही बेहतर है, क्योंकि अब जो उनके पास पूंजी थी, जमा पूंजी थी, वो भी वहां पर अपना खाने के रूम में वो खा चुके थे। अब उनके पास पैसा नहीं था। कई मजदूरों ने अपने घर से पैसा मंगवाया, उसकी साइकिल खरीदी और साइकिल पे ही अपने परिवार को लेकर निकल पड़े जी। कई लोग पैदल निकल पड़े, कई ट्रक पे निकल पड़े। तो कहीं न कहीं उनको ये अंदर से ये भरोसा नहीं रहा कि वो आखिर में अपने घर पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। अगर घर नहीं पहुंचते हैं तो जहां वो रह रहे हैं वहां पे उनके खाने का रोजी तो दूर है, रोटी का भी संकट जब आ गया है तो आखिर में वो कब तक सरवाइव करेंगे। फैक्ट्री के मालिकों ने साफ कह दिया कि वो उनको खाना नहीं दे सकते, उनको अभी नौकरी नहीं रखते हैं, उनका कुछ संकट में है। तो तमाम लोगों ने मजबूरी के तहत, और एकदम जब उनको लगा कि अब मुझे घर ही जाना चाहिए, तो उसके तहत उन्होंने रवाना हो गए। और इसी तरह सरकार की तमाम अपील के बाद भी आज बिल्कुल एक्सप्रेस वे हो, चाहे तमाम ऐसे जहाँ संसाधन हो, जहाँ चीजें हो, वो हम लोग घर के लिए रवाना हो गए। आपने इस तरीके की घटनाएं देखी, रेल ट्रैक पे आते हुए लोग मजदूर गए, तो वो एक बड़ी घटना हुई। यहाँ पर भी जिस तरीके से मैं देख रहा था, नजारा देख रहा था, वहां पे मजदूर नहीं रुक रहे थे। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी व्यवस्था भी की है, उनको अपील भी की है कि जहाँ पर भी वो हैं वहां पे रुक जाएं, हम उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन उनको विश्वास नहीं हो पा रहा, वो रुक नहीं रहे। मैंने देखा कि पुलिस के लोग उनको रोक रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप यहीं रुक जाइए, मैं आपके लिए व्यवस्था करा रहा हूँ, लेकिन वो किसी पुलिस वाले की बात नहीं सुन रहे थे और निरंतर भूखे और प्यासे निरंतर चलते जा रहे थे अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो पूजा, मुझे लगता है कि अब उनका ये रहा कि अब वो सीधे अपने घर पहुंचे और घर पे जाकर वो अपना रोजी रोटी का जो संकट है वो निवारण करेंगे। भले ही कई मजदूरों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कम घर पहुंचे, कम से कम रोजी नहीं तो कम से कम रोटी तो उनको नसीब हो ही जाएगी। इसलिए वो पूरी तरीके से पलायन पर मजबूर हो गए हैं। पूजा जी, एक और चीज रमेश जी, जब शुरुआत में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई थी तो हमने देखा था कि लोग इसे पालन कर रहे थे, जो सरकार के दिशा निर्देश आ रहे थे उसका पालन किया जा रहा था, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। लेकिन जब से लॉकडाउन 3.0 आया है, लोग इनके पालन बहुत कम कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन 4.0 आता है, क्योंकि लॉकडाउन जो 3 है वो 17 मई तक चलने वाला है, 17 मई के बाद अगर ये लॉकडाउन बढ़ा तो ये स्थिति यही रहने वाली है। रमेश जी, क्या इसमें सुधार आएगा? क्या ये लोग विश्वास जगा पाएंगे सरकार पर? देखिए, ऐसा है कि पूजा जी, सरकार की भी यही चिंता है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाते हैं तो जो मजदूर वहां जहां रह रहे हैं वहां पर उनको रोजी रोटी कैसी दी जाए। तो सरकार की प्राथमिकता है कि अब सबसे पहले उन मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। क्यों? अगर घर नहीं भेजते हैं तो इस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके से ट्रेन हादसे की घटना हुई, जिस तरीके से रोड पे लोग जा रहे हैं, भूखे प्यासे मरने की स्थिति आ गई है, तो सरकार उनको भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन एक परेशानी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, आखिर में जिस तरीके से ट्रेन पे लोग जा रहे हैं उसका सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा। और आज एक सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है वो ये है कि जो मजदूर गांव में जा रहे हैं, गांव में महाराष्ट्र से लोग जा रहे हैं, तमाम गुजरात से लोग जा रहे हैं, वहां पर कोरोना का उनका कैसे टेस्ट होगा, कहाँ पर उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाएगी, कहाँ पे उनके लिए शिविर बनाए जाएंगे, कहाँ पर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा।
ऐसी स्थिति में जो आगे आने वाले दिन है, जो आगे आने वाला है 15 दिन से 20 दिन का ये मई का महीना है, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत एक बड़ी चुनौती होने वाली है, आने वाली है। क्योंकि जो लोग ट्रेन से जा रहे हैं वो स्वयं जा रहे हैं या साथ में बीमारी को लेकर जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको सरकार कैसे चिन्हित करेगी, कैसे पता करेगी जो लोग ट्रेन पे जा रहे हैं वो कोरोना पीड़ित है कि नहीं है। अगर कोरोना पीड़ित है तो वो कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। साथ में जब वो गांव जाएंगे, गांव पे उनके क्वारंटाइन के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, वहां पर वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। और जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हो रहा है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो खत्म हो रही है कि ट्रकों पे भर भर के पास लेटे हुए जा रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला सरकार ने दिया था, कम से कम मजदूरों पर अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब सरकार की मजबूरी है कि वो किस तरह से इस समस्या से समाधान करे। इसी कारण प्रधानमंत्री जी का आज संबोधन होने वाला है, उसमें वो प्रवासी मजदूरों के लिए काफी चिंतित है और मुझे लगता है कि एक बड़ा पैकेज देने की योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, वहां पर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी मजदूर आएंगे वहां पर गांव में उनको मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा, उनको लघु उद्योग के तहत रोजगार किया जाएगा, किसी भी मजदूर को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा, मजदूरों की रोजी रोटी की समस्या का निदान करा जाएगा। क्योंकि अगर मजदूर जितनी बड़ी संख्या में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा संकट आने वाला है, आर्थिक संकट आने वाला है, रोजी रोटी संकट आने वाला। इसलिए सरकार की अब प्राथमिकता है कि वो गाँव में भी अब रोजगार उत्पन्न कराए, रोजगार दे, उनके तहत मनरेगा और छोटे उद्योगों की बात की जा रही है, जिसके लिए बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक बड़े पैकेज की तैयारी की है और एक बड़ी टीम के साथ, बड़े संसाधनों के साथ इस बड़ी समस्या का समाधान किया जा रहा है। क्योंकि गरीब मजदूर पलायन के साथ साथ जो कोरोना का सबसे बड़ा संकट है, कोरोना को उन मजदूरों को कैसे चिन्हित किया जाए, तब उनको गाँव में प्रवेश किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। मुझे लगता है तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री जी आज इस पे राष्ट्र को संबोधित करेंगे और कुछ समाधान निकालने की बात करेंगे। जी बिल्कुल। रमेश जी, पूरे देश में इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि जो महामारी है अपने हर एक राज्य में पैर पसार चुकी है, लेकिन क्योंकि हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बातें कर रहे हैं तो कई ऐसी मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। जो लोग बहुत दुखी हैं, उनके परिजन बहुत दुखी हैं, लेकिन दुख बहुत होता है जब लोग भूख से तड़प के मरते हैं। जैसी स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं, ये कि लोग निकल पड़े हैं अपने घर वालों के साथ, भूखे निकल पड़े हैं और इनमें से कई ऐसे लोग थे जो भूख के कारण जिनकी मृत्यु हुई है। तो चिंताजनक स्थिति बहुत ज्यादा है और दयनीय बात भी है ये सरकार के लिए। तो हमने इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाया किस तरह से नोएडा से लेके लखनऊ तक की ये तस्वीरें थी और जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर जाने के लिए कितना ज़्यादा मजबूर हैं वो हमने आपको दिखाया। और इस स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत की गई उन प्रवासी मजदूरों से जो अपने घर जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए, अपने प्रवास लौटने के लिए इतना ज़्यादा मजदूर हैं। हालांकि कई ऐसे भी लोग जो भूख से तड़प कर मरे हैं। कोरोना की महामारी पूरे देश में इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि पैर पसार चुकी है, लेकिन दुख तब होता है जब जो प्रवासी मजदूर हैं वो भूख से मरते हैं, जिन्हें खाना नहीं मिलता, क्योंकि ना वो तपती हुई धूप देख रहे हैं, ना रात का अंधेरा देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चले जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि कितने घंटे लगने वाले हैं, कितने दिन लगने वाले हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया किस तरह से कोरोना का जो दर्द है वो पूरी दुनिया में है, लेकिन जो ये मजदूर हैं उन्हें कितना दर्द है इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सहारा पढ़ाऊं।